Everyone, and welcome to our YouTube channel, Humanities Adda. So, in this video, we are going to discuss the second part of this chapter, Challenges of Nation Building. हम यहाँ पे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का एक क्रैश कोर्स जो है ये फ्री इनिशिएटिव वी हैव स्टार्टेड ऑन आवर चैनल. So, you can watch the first lecture and see how this chapter is like going to proceed, and I have also introduced myself there. So अभी हम नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट पार्ट जो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का करेंगे. बट बिफोर लेट्स गेट अ रिकैप. स्टडी प्लान मैंने आपको बताया था कि हाउ वी विल प्रोसीड इन दिस चैप्टर. देन इंट्रोडक्शन, वी डिस्कस्ड गोल्स, and then we also discussed certain things that are exactly not given in your NCERT. तो उन चीजों को भी हमने डिस्कस किया था. नाउ वी हैव टू डू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3 challenges. तो तीन जो चैलेंज है वो 3 challenges क्या थे. फर्स्ट चैलेंज जो जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये एक तरीके से बहुत ही इंडिपेंडेंस के बाद हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा चैलेंज था जिसको टैकल करना, डील करना हमारे नेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था. तो फर्स्ट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी. तो हमें एक ऐसा नेशन शेप करना था जो यूनाइटेड हो, बिकॉज सी आफ्टर द इंडिपेंडेंस यू सी किस तरीके से पार्टीशन हुआ, and then the princely states, they were also there, and they certain princely states, they were demanding that to stay independent and stay out of India. तो उस सिनेरियो में हमारा जो एम था कि हम एक ऐसा नेशन बनाए जो यूनाइटेड हो, एट द सेम टाइम अकोमोडेटिव हो डाइवर्सिटी की, जो हमारे नेशन में है, जो हमारी सोसाइटी में है. अब डाइवर्सिटी किस किस लेवल पे हम देख सकते हैं उस टाइम पे. इनफैक्ट इफ यू सी, अभी भी ये डाइवर्सिटीज, दीज काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट इन इन आवर सोसाइटी, इन आवर नेशन. एंड यू सी अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजन्स. सो इंडिया में काफी डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं. इन सारे डाइवर्सिटी को हमें एक नेशन में यूनाइट करना था. एट द सेम टाइम वी हैव टू सी कि हम अकोमोडेटिव हो, ऐसा नहीं हो कि हम सबको ही सारी डाइवर्सिटी खत्म कर दे इस प्रोसेस में, यूनिटी के प्रोसेस में. सो इट वाज वाइडली बिलीव्ड उस टाइम पे दैट a country full of these kinds of diversity could not remain together for long. तो उस टाइम पे ऐसा बिलीव किया जा रहा था कि इतनी डाइवर्स कंट्री जो है हमारी, इतना डाइवर्स नेशन जो इंडिपेंडेंस के बाद जो सिनारियो देखने के लिए मिला, उसके बाद ये बिलीव, इट वाज सर्टेन पीपल, सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल, दे बिलीव्ड कि हमारा जो नेशन है ज्यादा टाइम तक एक साथ यूनाइटेड नहीं रह पाएगा. एंड आफ्टर दैट यू सी दैट पार्टीशन हैपेंड, एंड इसके बाद लोगों के जो वर्स्ट फियर्स थे वो एक तरीके से प्रूव हो गए थे. और वो वर्स्ट फियर क्या था कि एक यूनाइटेड नेशन जो हम चाहते थे वो नहीं बन पाएगा. तो फर्स्ट चैलेंज में देन वी सी कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसोसिएटेड विद फ्यूचर ऑफ इंडिया, वो हमें देखने के लिए मिलते हैं उस टाइम पे व्हेन वी वर एमिंग टू टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड. ओके, सो वुड इंडिया सर्वाइव एज अ यूनिफाइड कंट्री. तो आगे के जो फ्यूचर के लिए जो कुछ क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं वो था कि इंडिया क्या एज अ यूनिफाइड कंट्री सर्वाइव कर पाएगी, एंड वुड इट डू सो बाय एम्फसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव. क्या इस यूनिफिकेशन के प्रोसेस में नेशनल यूनिटी जो हमें अचीव अचीव करनी थी, इस एक तरीके से ये जो हमें अचीव करना है, हमारा जो चैलेंज था कि हमें यूनिटी चाहिए, हमें एक यूनाइटेड नेशन चाहिए, तो क्या ये हम नेशनल यूनिटी अटेन करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव. तो अदर ऑब्जेक्टिव्स में हमारा हो जाता है कि हमें जो डाइवर्सिटी है उसे अकोमोडेटिव बना के रखना है, द राइट्स ऑफ द पीपल, द राइट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड सेक्शन ऑफ द पीपल. क्या इन चीजों को हम एक तरीके से इग्नोर करके सिर्फ ही नेशनल यूनिटी पे फोकस करेंगे, एंड वी विल नॉट द रीजनल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, क्या उसको हम इग्नोर कर देंगे. ये भी एक क्वेश्चन था. नाउ हाउ वाज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड. थर्ड क्वेश्चन जो उस टाइम पे राइज होता है कि ये सारी जो यूनिफिकेशन है और इंटीग्रेशन है टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो किस तरीके से होगा, बिकॉज यू सी प्रिंसली स्टेट्स का जो इशू है वो काफी एक बड़ा इशू था इस टाइम पे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैलेंज, दैट इज योर सेकेंड चैलेंज. सेकेंड चैलेंज क्या था कि हमें जो हमारे नेशन है, हमारी कंट्री है, वहां उसमें डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है. ओके, इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं कि ये हमारा एक्चुअली में जो होल फ्रीडम स्ट्रगल चलता है उसमें ये तो हमने देख लिया था कि इस चीज पे तो सब अग्री कर ही रहे थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री नेशन बनेंगे, वी विल हैव डेमोक्रेसी इन आवर नेशन. सो
स्टैब्लिश डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना एक सेकेंड चैलेंज था. नाउ इंडिया ने अडॉप्ट किया इंडिया अडॉप्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था. नाउ योर होमवर्क इज टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. देर इज वन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, देन यू हैव द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और भी अलग अलग तरीके की डेमोक्रेसीज होती हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट यू कि आप एक बार गूगल करके उसको देख लो. एंड देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, एंड देन देर आर अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. सो यू जस्ट लुक एट दीज टू टर्म्स कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का के फंक्शंस क्या है. ऑब्वियसली आपने 11th में इसको पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस की बुक में. दीज फीचर्स इंश्योर दैट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वुड टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. तो हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ये कुछ फीचर्स थे हैं जो एक तरीके से इंश्योर करते हैं कि जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शंस एंड ऑल है, वो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के विदिन हो रहा है. नेक्स्ट जो आप टर्म पे फोकस करेंगे वो है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. तो ये एग्जैक्टली exactly क्या होता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी आपको गूगल करना है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस हियर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज थिंग्स. डेमोक्रेसी क्या है, राइट्स क्या है, ये सारी चीजें आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ रखी है. इसलिए आपको एक बार ये बस रिवाइज करना है कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एक्चुअली में क्या है, किस तरीके का फ्रेमवर्क होता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि a democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. What does this sentence mean? कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है दैट यू आर अ डेमोक्रेसी, यू आर अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना इज नेसेसरी, ये जरूरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए. बिकॉज देर आर वेरी लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल जहां पे आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, उन नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि दे आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दे स्टिल आर नॉट प्रॉपरली, हम बोल सकें कि डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लो तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल इस केस में बहुत ही सूटेबल है. बिकॉज यू सी वहां पे कभी भी मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है एंड ऑल सच काइंड ऑफ सिचुएशंस कीप्स हैपनिंग. सो ये एक सेंटेंस समझना जरूरी है कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जो आपके पास, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में लिख दिया गया, वो जरूरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए. चैलेंज यहाँ पे क्या होता है, मेन चैलेंज क्या था कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हमें डेवलप करनी है अपने नेशन में इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस में एक एग्जांपल आपका मैं दे देती हूँ, जैसे कि हो गया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, टाइमली इलेक्शंस हो गए, देन यू हैव द द राइट टू वोट, एवरी इक्वली सबको राइट टू वोट मिले. ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस डेमोक्रेटिक हम बोल सकते हैं प्रैक्टिसेस की. एंड देन देर आर अदर एग्जांपल्स. सो एक होमवर्क है कि 3 डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को आपको लिखना है इन द कमेंट सेक्शन, कि आप कोई भी 3 डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के बारे में लिखो, गूगल इट एंड जस्ट चेक द लिस्ट. देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. तो उसमें से कोई 3 आप यहाँ पे लिखें. प्लीज रीड दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. क्योंकि आगे आगे हमें यही चैप्टर्स जो है, ये डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड जो आपके चैप्टर्स हैं, पॉलिटिक्स वाले जो चैप्टर्स हैं, बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम देखेंगे, किस तरीके से जो पार्टी सिस्टम एंड ऑल हमारे नेशन में इवॉल्व हुआ, वो सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर इन अ बेटर मैनर. थर्ड चैलेंज के बारे में अगर हम बात करें, it was to ensure well-being of the entire society and not only for of some sections. तो हमारे एक तरीके से एक ये चैलेंज था नेशन का कि वेल बींग हो पूरे सोसाइटी की, सिर्फ किसी सेक्शन, कुछ सेक्शन के होता ना कि ओनली ऑफ सम सेक्शंस का वेल बींग को ध्यान में ना रखा जाए, सब पे इक्वली फोकस किया जाए. एंड ओवरऑल हियर अगेन यू सी दैट यहाँ पे एक्सेप्शनल आपको केसेस देखने के लिए मिल जाते हैं फॉर द द बैकवर्ड क्लासेस, द SC एंड STs. दे वर गिवन सर्टेन काइंड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट बिकॉज उनकी जो कंडीशंस थी वो काफी ही एक तरीके से जो नॉर्मल सोसाइटी है उससे काफी ही
पीछे वो थे, ओवरऑल यू कैन सी दे वर वेरी बैकवर्ड। तो उनके लिए कुछ एक्सेप्शनल हमें सर्कमस्टांसेस रखने पड़े अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। बट ओवरऑल यू विल सी कि एक जो है एम था हमारा कि इंटायर सोसाइटी के वेलबींग के बारे में हम सोचेंगे, यू नो द हेल्थ केयर एंड द एजुकेशन ऑफ पुअर। अगर हम देख सकते हैं कि विदाउट कंसिडरिंग द कास्ट एंड ऑल, तो वो सारी चीजें अगर आप एक तरीके से सिटीजन हो इंडिया के, तो अभी भी आपको देखते हो कि ये सारी चीजों पे फोकस किया जाता है थ्रू वेरियस स्कीम्स एंड ऑल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे कि क्लियरली लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज। तो रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज को भी सर्टेन राइट्स दिए गए थे। Now, what you are going to do, you are going to go through the fundamental rights, different articles, और उन आर्टिकल्स को आप ढूंढोगे जहाँ पे ये प्रोविजंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल्चरल कम्युनिटीज के बारे में आप देखोगे एंड रिलीजियस कम्युनिटीज के बारे में देखोगे, तो यू हैव आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। उसमें आपको थोड़े इन तो बताइए स्पेशल राइट्स, सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर देयर एग्जिस्टेंस। एंड देन article 14 is there, 15 is there, 16 is there, 17 is there, 18, 19. So you are just going to go through these fundamental rights, and I hope that you know what the fundamental rights are, क्या उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरीके से उनको रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। सो ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ी होंगी, एंड इफ यू स्टिल डू नॉट नो एंड देयर इज सर्टेन कंफ्यूजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सेट्रा, यू कैन कॉमेंट in the comment section. I'll In the next lecture I'll try to clear those doubts. Then the constitution also set out in DPSP, that is the directive principles of state policies. ये आपके स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 38 से ऑनवर्ड्स, 38, 39, then you have till 51, 51, 50, आर्टिकल 51 से 1 तक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें आपको वेलफेयर गोल्स देखने के लिए मिलेंगे। It talks about the welfare state that India wanted to be, like हमारा जो एम था, गोल था कि हम एक वेलफेयर स्टेट बने। तो उसमें जो वेलफेयर गोल्स हैं इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में अच्छे से लिखे हुए हैं, फ्रॉम आर्टिकल 38 ऑनवर्ड्स टिल 51। यू कैन गो थ्रू इट, एंड ये एक तरीके से वेलफेयर गोल्स थे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अचीव करना ही करना है। तो अगर अभी आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखो, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको पता होना चाहिए। दैट द स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई या फिर इंडिया आपकी जो पार्लियामेंट हो गई, दे आर सपोज टू मेक लॉज विच आर इन लाइन विथ दीज डीपीएसपी। तो अगर आप डीपीएसपी के अकॉर्डिंग आपके जो लॉज हैं वो बना रहे हो और वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग है, देन यू आर एक्चुअली में जो जितने भी लॉज एंड ऑल फ्रेम होते हैं, दे आर इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट वंस कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, डीपीएसपी क्या होता है, एंड एटलीस्ट यू शुड नो कि वेलफेयर गोल्स कहाँ पे लिखे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स के जो सर्टेन राइट्स है, इक्वालिटी, स्पेशल प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है। तो अब नाउ द रियल चैलेंज वाज नाउ टू, हमने ये देख लिया कि हमने यहाँ पे देख लिया कि ये डीपीएसपी में हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में हमारे आर्टिकल्स हैं, लॉ मेकिंग पावर्स हो गए पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास इन अकॉर्डेंस विद डीपीएसपी। बट ओवरऑल इफ यू सी, जो मेन चैलेंज था वो क्या है कि वो इवॉल्व हाउ नाउ वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये मेन चैलेंज है, एंड दिस चैलेंज is still, our nation faces this challenge even these days, कि आप कितने भी पॉलिसीज, आप कितने भी लॉज बना लो, बट हमें क्या चाहिए, हमें इफेक्टिव पॉलिसीज चाहिए। ऐसा नहीं कि इनइफेक्टिव पॉलिसीज आप बना दो, या फिर ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिसको इम्प्लीमेंट करने में ही प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन ही ठीक से नहीं हो पा रहा है। सो दे विल नॉट be good for the nation. You have to have effective policies, and then only you will see that the economic development is happening and the eradication of poverty is happening. So the loopholes in the law making, they should be avoided, or especially if we talk about in the implementation of the different laws, जो हमारे nation में different different laws, schemes हो गए, ये सारी चीजें बनते हैं। Now इस चैप्टर में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा फर्स्ट चैलेंज पे, जो हमारा नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन वाला जो इशू है उस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे ना। चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग जो है वो
सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई करता है इन द इयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज हमें पहले, सबसे पहले तो हमारा यही काम था कि हमें एक तरीके से एक यूनाइटेड नेशन बना ले, अपनी टेरिटरी जो है उसको एक तरीके से इंटीग्रेट कर ले। अब ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड व्हाई द इश्यू ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी बिकेम अ प्राइमरी चैलेंज इन द इनिशियल इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगेन यू टॉक अबाउट द पार्टीशन एंड डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स का जो इशू हो जाता है, तो ये हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि princely states, there were numerous princely states 500 plus, and then पार्टीशन हो गया था। एक डर था, एक फियर था कि अदर प्रिंसली स्टेट्स को अगर हमने इंटीग्रेट नहीं किया तो दे विल कॉज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर our nation and the national unity. So that is why you see कि एक प्राइमरी चैलेंज बन के सामने आता है, और ये जो चैलेंज है इसी को सबसे पहले इम्पोर्टेंट, इस पे फोकस ज्यादा किया गया। सो वी विल सी हाउ इंडिया शेप्ड इटसेल्फ इनटू अ नेशन यूनाइटेड बाय अ शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन डेस्टिनी। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया ने अपने आप को शेप किया इनटू अ नेशन, एंड दिस यूनिटी, जो यूनिटी हम अचीव कर रहे थे, उस यूनिटी में यू नो इट दिस हैड टू रिफ्लेक्ट जो एस्पिरेशंस है लोगों के अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स एंड डील विद द डिस्पैरिटीज दैट एग्जिस्टेड अमंग रीजन्स एंड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल, एंड दिस इज स्टिल हैपनिंग। जो अलग अलग डिफरेंट रीजन्स के जो लोग हैं उनके एस्पिरेशंस अभी भी आप देखते हो कि फुलफिल नहीं हुए हैं। देयर आर सर्टेन डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ अ नेशन, बट ओवरऑल हमें यही हमारा फोकस था कि जो यूनिटी जो हम अटेन कर रहे हैं उस यूनिटी में ऐसा ना हो कि किसी भी रीजन को, एक पर्टिकुलर रीजन हो गया, फॉर इंस्टेंस यू हैव द साउथ और नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर हम बात करें, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन के बारे में बात करें, तो किसी भी एक ऐसे रीजन का ये नहीं होना चाहिए कि यू आर इग्नोरिंग देम, यू आर इग्नोरिंग देयर एस्पिरेशंस एंड द एस्पिरेशंस ऑफ दोज पीपल, दोज हु आर स्टेइंग देयर। तो हमें एक ऐसी यूनिटी चाहिए थी, एंड देन सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि व्हाट इज द एम एंड व्हाट इज द गोल ऑफ द चैप्टर। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग this video, and if you find this video helpful, please do like this video and subscribe to our YouTube channel. So I'll meet you again in the next lecture.